ये सभी जो है ब्रह्म यज्ञ में ही आता है। इसलिए सबको ब्रह्म यज्ञ प्रारंभ में करना चाहिए। और ब्रह्म यज्ञ से पूरे पंच महायज्ञ भी होते हैं। पंच महायज्ञों के बारे में जाने तो पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेशश्नुपस्करः कन्ननी चोदकुंभश्च बद्धते यास्तु बाहयन। यानी गृहस्थ के घर में 5 स्थान ऐसे होते हैं जहां पर प्रतिदिन न चाहने पर भी जीव हिंसा होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले चूल्हा, जहां पर अग्नि जलाने वाला जो स्थान है। दूसरा चक्की पीसना, आजकल चक्की पीसना तो होता नहीं है, इसलिए उसके अंत में जो बुहारी, जब हम झाड़ू लगाते हैं या किसी चीज उखल में कुछ कूटते हैं और जल रखने का जो स्थान होता है, ये जल का कोई घड़ा या कोई भारी वस्तु जहां रखी गई, उसके नीचे दबने से जिन कीटाणुओं की मृत्यु होती है जीवों की, उससे जो पाप होता है, उन्हीं पापों से मुक्त होने के लिए ब्रह्म यज्ञ, वेद वेदांग आदि, पुराण आदि आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय, पितृयज्ञ, श्राद्ध, तर्पण और देव यज्ञ यानी देवताओं का पूजन, हवन, भूत यज्ञ अर्थात बलि वैश्वदेव तथा पंचबली, मनुष्य यज्ञ अर्थात अतिथि सत्कार, इन 5 यज्ञों को प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। ये बात समझ में आई? जी गुरु जी। जी, आगे चलते हैं। तो ब्रह्म यज्ञ का भाव यह है कि हमें अपने और जो ग्रंथ है, वेद पुराण आदि का स्वाध्याय, अध्ययन, अध्यापन करना ही ब्रह्म यज्ञ है। अब दोबारा हम अपने उसी विषय पर आते हैं। तो हमारा प्रसंग चल रहा था दिव्य पितृ तर्पण। यहीं पे थे ना हम सब? आवाज नहीं आया आप में से किसी की? जी गुरु जी। जी। तो जैसा कि हमने देव, ऋषि और मनुष्य तर्पण के विषय में जाना कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके हमने उन तर्पण कार्य को संपन्न किया। पितृ तर्पण में सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर मुंह करेंगे। अपसभ्य होंगे, यानी कि जो हमारा जनेऊ है, यज्ञोपवीता है, उसे बाएं कंधे से लेकर के दाहिने कंधे पर रख करके उल्टा कर लेंगे। और बाएं हाथ के नीचे ले जाएंगे। और जो गमछा हमारा बाएं कंधे पर था, उसको भी हम दाहिने कंधे पर रख लेंगे। यानी जिस कंधे पर यज्ञोपवीत होगा, हमारा जो उत्तरी वस्त्र है, जो गमछा है, वो उसी कंधे के ऊपर होगा। और पहले हमने
दोनों ऋषि तर्पण मनुष्य तर्पण में, देव तर्पण में दाहिना घुटना नीचे जमीन पर लगाने के लिए बताया था, लेकिन पितृ तर्पण में हम बायां घुटना जमीन पर लगा करके बैठेंगे। और अर्घ पात्र में हम जो है ना काला तिल जो है उससे छोड़ेंगे और कुशा को बीच में मोड़ करके उसकी जड़ और अग्रभाग को आगे करके दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच में रख देंगे और अंगूठे तर्जनी के मध्य भाग से हम अंजलि देंगे और पितरों को 3-3 अंजलि जल प्रदान किया जाएगा। ओम कव्यवाणनल स्त्रप्यंताम इदम सतिलम जलम या गंगा जलम वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इस तरह कह करके 3 बार अंजलि से जल वहां पर छोड़ेंगे। उसके बाद ओम सोमस्त्रप्यताम इदम सतलम जलम गंगा जलम वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम यमस्त्रप्यताम इदम सतिलम जलम, ये गंगा जल है तो गंगा जलम वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम आर्यमा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम अग्निस्वात्ता पितरस्त्रप्यन्ताम इदम सतिलम जलम तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः। ओम सोमपा पितरस्त्रप्यन्ताम इदम सतिलम जलम तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः। ओम बरिखदः पितरस्त्रप्यन्ताम इदम सतिलम जलम तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः। इस तरह 3 बार जल दे करके पितरों को तर्पण करेंगे और पितरों का तर्पण करने के बाद में यम तर्पण किया जाएगा और इसी प्रकार जो है पितृ तीर्थ से ही वही दक्षिणाभिमुख उसी क्रम से इधर भी 3-3 जल की अंजलियां देंगे। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। इस तरह 3 बार बोलते हुए 3-3 अंजलि देंगे सबके लिए। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम ओदुम्बराय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठने नमः, ओम ब्रकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। अब छठवां मनुष्य और पितृ तर्पण, यानी कि पितरों का तर्पण करने से पूर्व इन अन्य मंत्रों के द्वारा पहले हम हाथ जोड़ करके उनका आवाहन करेंगे।
वेदोक्त मंत्रों के द्वारा। ओम उशंत स्वानी धीमयुषंताः समधीमहि उशन्तु शत आवः पितॄन् हविखे अत्तवे आयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निस्वाताः पार्थिभिर्देवयानेः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मन्दन्तोऽधिब्रुवन्तु ते वन्तस्तस्मान्। इस प्रकार जो उच्चारण करके पितरों का आह्वान करे और ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलांजलिम, इस तरह जो है उच्चारण संभव ना हो, यदि मंत्र का बोलना संभव ना हो पा रहा हो तो वहां केवल अमुक गोत्र, पहले उस गोत्र का नाम लेंगे, अस्मद पिता, पिता का नाम लेंगे, अमुक स्वरूप जो है उसमें ब्रह्म स्वरूप इत्यादि बोलते हुए और तिल के साथ 3-3 जल की अंजलियां वहां हम छोड़ देंगे। जैसे कि अमुक गोत्र, अब गोत्र का नाम लिया, अस्मत् पिता अमुक शर्मा, वर्मा, गुप्ता इत्यादि बोल करके वसु रूप तृप्यतामिदं तिलोदकम या गंगा जलम वा तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधा नमः, इस तरह पिता के लिए। और दूसरी बार फिर गोत्र का उच्चारण करेंगे, अमुक गोत्र अस्मात् पितामह यानी दादाजी के लिए, अमुक शर्मा, वर्मा, गुप्ता जो भी है, रुद्र रूप तृप्यतामिदं तिलोदकम गंगा जलम वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। उसके बाद अमुक गोत्र अस्मत् प्रपितामह अमुक शर्मा, वर्मा, गुप्तो आदित्य रूप तृप्यतामिदं तिलोदकम गंगा जलम वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इस तरह पहले पितरों का, उसके बाद मातृपक्ष के लिए अमुक गोत्रा, गोत्र का नाम, अस्मन माता, माता जी का नाम, अमुकी देवी, उनका नाम लेकर के देवी से लगा करके, वसु रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। यह एक बात का ध्यान रखेंगे कि पिता को जब जल दे रहे हैं तो तस्मै सुधा नमः बोलना है, और माता जी को जब जल अर्पित कर रहे हैं मातृपक्ष के लिए तो तस्यै सुधा नमः, तस्मै और तस्यै, इसका ध्यान रखेंगे। दूसरा अमुक गोत्रा, गोत्र का नाम, अस्मत् पितामही दादी अमुकी देवी रुद्र रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। फिर तीसरी बार ओम अमुक गोत्रा अस्मत् प्रपितामही अमुकी देवी आदित्य रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। इस तरह देंगे। यदि मानो
कोई सौतेली माँ है, दूसरी विमाता है और उनकी मृत्यु हो गई हो तो उनके लिए भी 3-3 बार वहां पर जल दिया जाएगा। यदि नहीं है तो आवश्यकता नहीं है। अमुक गोत्रा अस्मत् सा पत्न माता अमुकी देवी तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। इस तरह जो है इनको वाक्यों को पढ़ करके हम जल की अंजलि प्रदान करेंगे 3-3 बार। उसके बाद जो है वेद मंत्र आते हैं 9, ये ब्राह्मण आदि को द्वारा पढ़वावे, और यदि इसको ना भी पढ़ेंगे तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में द्वितीय गोत्र का तर्पण करेंगे, यानी द्वितीय गोत्र वाले अर्थात ननिहाल के मातामह यानी नाना आदि का तर्पण करेंगे। वो अभी पहले की भांति होगा, या अभी 3-3 बार उसी तरह जल छोड़ा जाएगा उसी क्रम से। ओम अमुख गोत्र अस्मन् मातामह यानी नाना अमुख वसुरूप तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् प्रमातामह परनाना अमुख रुद्र रूप तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। फिर तीसरी बार अमुक गोत्रा, गोत्र का नाम लेंगे। अस्मत् वृद्ध प्रमाता महा वृद्ध परनाना अमुख आदित्य रूप तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसी तरह नानी के लिए अमुक देवी वसुरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, पर नानी के लिए भी तस्मै सुधा नमः, और पर नानी के लिए भी तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसी प्रकार 3-3 बार जो है उनका तर्पण करेंगे। और उसके बाद पत्नी आदि पर्यंत बोले सबके लिए नाम लेकर के एक एक अंजलि उनके लिए देंगे। यदि पत्नी नहीं रही है तो अमुक गोत्रा, गोत्र का नाम अस्मत् पत्नी भार्य अमुक देवीदा वसु रूपा तृप्यताम इदम सतलम जलम तस्यै सुधा नमः। एक बार जल देंगे। उसके बाद अमुक गोत्रा अस्मत् सुता, यदि किसी के अकाल मृत्यु पुत्र आदि की हुई है तो अमुक शर्मा वसु रूपा तृप्यताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधाय नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् कन्या, यदि कोई बेटी की मृत्यु हुई है तो अमुक देवीदा वसु रूपा तृप्यताम इदम सतलम जलम तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् पृथिव्य, यानी कि पिता के भाई चाचा ताऊ आदि अमुक शर्मा वसु रूपा तृप्यताम इदम सतलम जलम तस्यै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। एक बार उनके लिए जल छोड़ेंगे। उसके बाद अमुक गोत्रा अस्मन मातुला, यानी मामा, उनका नाम अमुक शर्मा वर्मा गुप्ता वसु रूपा तृप्यताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधा नमः। उसके बाद अमुक गोत्रा अस्मद भ्राता, यानी कोई अपना बड़ा छोटा भाई है तो उनके लिए भी अमुक शर्मा वसु रूपा तृप्यताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधा नमः। उसके बाद अस्मद गोत्रा अस्मत महापत्न भ्राता, यदि कोई सौतेला भाई है तो उसके लिए भी वसु रूप तृप्यंताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधा नमः। उसके बाद अमुक गोत्रा, गोत्र का नाम लेंगे। अस्मित पितृभगनी, यानी पिता की बहन भुआ
अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम इदम सतलम जलम तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मित मात्र भगनी माता की बहन अर्थात मौसी अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम इदम सतलम जलम तस्यै सुधा नमः। अमुख गोत्रा अस्मद आत्म भगनी यानी कि अपने बहन अमुखी देवी दा वसु रूपा तृप्यताम इदम सतलम जलम तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मिन सा पत्न भगनी यानी कोई सौतेली बहन हो तो अमुकी देवी दा वसु रूपा तृप्यताम इदम सतलम जलम तस्यै सुधा नमः। उसके बाद अमुक गोत्रा अस्मत् ससुरा यानी ससुर जी के लिए अमुक शर्मा वर्मा गुप्ता वसु रूपा तृप्यताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मद गुरु गुरु के लिए अमुक शर्मा वसु रूपा तृप्यताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मदाचार्य पत्नी आचार्य पत्नी अमुखी देवी दा वसु रूपा तृप्यताम इदम सतलम जलम तस्यै सुधा नमः। अमुगोत्रा अस्मत् शिष्य यदि कोई शिष्य है तो वसु रूपा तृप्यताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् सखा कोई मित्र है तो अमुक शर्मा वसु रूपा तृप्यताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मदाप्त पुरुषा कोई भी जो है पुरुष है जो आत्महत्या करके मृत्यु प्राप्त हुए हैं वसु रूपा तृप्यताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधा नमः। इस तरह करके और उसके बाद सभ्य हो जाए यानी जनेऊ को दाहिने कंधे से लेकर के बाएं कंधे पर ले जाएं और जो अंगूछा है जो दाहिने कंधे पर रखा है उसे भी बाएं कंधे पर रख लें और पूर्व की ओर मुख करके सीधे बैठ जाएं और कुशाओं को सीधा करके उसके अग्रभाग को पूरब की ओर कर लें और फिर श्लोकों को पढ़ते हुए देव तीर्थ से जल गिराएं। देवासुरा तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्मांडास्तरव खगा जलेचरा भूनिलया बाह्याधाराश्च जन्तव तृप्तिमेते प्रियान्त्वासु मद्दत्ते नाम्बुनाखिला। इसके बाद अब सभ्य होकर जनेऊ अंगूछे को भी दाहिने कंधे पर रख करके फिर दक्षिण की ओर मुंह कर ले और कुशाओं को फिर बीच में मोड़ करके उनकी जड़ और अग्रभाग को दक्षिण की ओर करके और फिर नीचे के श्लोकों को पढ़ करके फिर पितृतीर्थ से जल गिराए। नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता तेषामाप्यायनाय ये तद्धीयते सलिलं मया ये बांधवा बांधवाश्च ये न जन्मनि बांधवा ते तृप्तिमखिलायान्तु यश्चास्मत्तोऽभिवाञ्छते ये मे कुले लुप्त पिंडा पुत्रदार विवर्जिता तेषां हि दत्तमक्षय्य मिदमस्तु तिलोदकम् आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम देवऋषि पितृमानवा तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादय अतीता कुलकोटीनां सप्तद्वीप निवासिनां
आ ब्रह्मा भुवनान लोका दिदमस्तु तिलोदकम इत्यादि जो है श्लोकों का पाठन करके वस्त्र निष्पीडन करें, यानी कि पितरों का तर्पण हो जाने के बाद अंगूछे को 4 तय करके उसमें तिल और जल छोड़ करके और नीचे जो मंत्र है उसको पढ़ करके बाहर जल के बाईं ओर पृथ्वी पर निचोड़े और पढ़े। ये देवी भागवत पुराण में है। ये के चास्म कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृता ते गृणंत मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। इस प्रकार उसको बाईं ओर बाहर जमीन पर निचोड़ दे। उसके बाद में भीष्म तर्पण करे। भीष्म पितामह को पितृ तीर्थ और कुशाओं से जल दे। भीष्म शांतानवो वीरा सत्यवादी जितेंद्रिया आविरब्धिर्वा प्रोतु पुत्र पौत्रोचिता क्रिया। इस तरह जल भीष्म को जल देने के बाद फिर भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करे। अर्घ में फूल चंदन आदि लेकर के भगवान सूर्य को अर्घ दे। नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायने। इसके बाद 10 दिशाओं के जो अधिष्ठात्री देवता है उनको वंदन कर ले, प्रणाम कर ले। ओम पूर्व को प्राच्ये नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम नैऋत्ये नमः, ओम नैऋतये नमः, ओम प्रतीच्ये नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायव्ये नमः, ओम वायवे नमः, ओम उदिच्ये नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम ईशान्ये नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ऊर्ध्वाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम आदराय नमः, ओम अनंताय नमः। यानी 10 दिशा और 10 दिशाओं के जो अधिष्ठात्री देवता हैं उनको नमस्कार कर ले। और उसके बाद में फिर बैठ करके 10 दिशाओं के देवताओं को एक एक की जल की अंजलि दे। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्ये नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अदभ्यो नमः, ओम अपाम पतये नमः, ओम वरुणाय नमः इत्यादि कर्म करने के पश्चात पुलिस समर्पण करे, यानी भगवान को अर्पित कर दे। अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवा प्रियता न मम। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। उसके बाद हाथ जोड़ करके इन श्लोकों का पाठ करें कि प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णो संपूर्णं स्यादिति श्रुति यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमुच्यतम् यत्पादपङ्कज स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु। इस प्रकार हमारी तर्पण की विधि यहाँ पर संपन्न होती है। इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो बोलें। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न नहीं किसी का?
जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे भैया। जी ये गुरु जी जो है ना यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, पहले है जो है ना ये अमुक गोत्र अस्मत् पिता अमुक शर्मा, जी इसमें पिता के लिए है ना, जी हाँ, पहले पिता के लिए, फिर अपने दादा के पिता के लिए। लिए और फिर हाँ, परदादा के लिए। पहले उसी पिता तरह के लिए। पहले माता के लिए, फिर दादी के लिए और फिर परदादी के लिए। ये क्या है, उसके बाद पहले पिता फिर दादा। फिर पिता, फिर दादा, फिर परदादा। पिता दादा पर पितामह प्रपितामह, माता मातामही प्रपितामही। और फिर उसी तरह इसमें फिर माता, उसके माता बाद दादी और परदादी। अमुक वो अस्मत् माता हो गई। अस्मद माता, हाँ, और फिर है पितामही, अस्मत् पितामही, ये दादी हो गई। दादी हो गई। और फिर है अस्मत् अस्मद प्रपितामही, ये पर परदादी हो गई। पितामही, परदादी हो गई। पितामही का मतलब है पिता की माता, जी 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 और प्रपिता की का मतलब है कि पिताजी की दादी। जी। और इसी प्रकार से जो द्वितीय गोत्र तर्पण में आया है। हाँ, द्वितीय गोत्र का तर्पण भी इसी तरह, पहले नानी, अच्छा, नाना, ये जो फिर नहीं वो तो परनाना, फिर परनाना। यहाँ पे अमुक गोत्र अपना ही आएगा ना। नहीं जी, यहाँ पर जो है जैसे अपना, हाँ, अमुक गोत्र यदि स्वयं के लिए कर रहे हैं तो अपना आएगा, और यदि किसी जजमान के लिए करा रहे हैं तो उसी जजमान का आएगा। नहीं नहीं नहीं, जैसे नाना नानी का कर रहे हैं ना यहाँ पे द्वितीय गोत्र तर्पण में। नहीं, नानी का गोत्र आएगा ना यहाँ पर, द्वितीय गोत्र तो फिर। अच्छा, यजमान का नहीं आएगा, स्वयं का। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो। यदि ये कार्य तर्पण यदि हम अपने लिए कर रहे हैं फिर तो जी अपना गोत्र आएगा, और द्वितीय जी गोत्र में आपके जो नाना का गोत्र है वो आएगा, द्वितीय गोत्र। जिस अच्छा, गोत्र से माता जी हैं वह ये गोत्र का उच्चारण होगा। उनके गोत्र का, यदि हम नानी नानी के जजमान लिए। के, हाँ, यदि जजमान के लिए हम इस काम कर्म को करा रहे हैं, तर्पण जी क्रिया को, तो फिर जजमान का गोत्र होगा, और उसके जो है ससुराल माता पक्ष का जो है वह गोत्र होगा। जी जी जी। तो ये नाना के लिए आ गया माता महा। जी यहाँ तो हाँ। फिर पर नाना है, नाना पर नाना परनाना वृद्ध भी पर है। नाना। हाँ जी, इसी तरह। जी 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 जी, ठीक है। चलो, इसमें कोई शंका नहीं है, तो हम सूर्य भगवान के बारे नमस्कार भी देख लेते हैं। भगवान सूर्य की पूजा और वंदना भी जो है नित्य कर्म में ही आती है। जैसे कि प्रातः संध्या वसाने तो नित्यम सूर्यम समर्चयेत, प्रदद्याद वे गवाम लक्ष्यम द गृणाम वेद पारगे। शास्त्र में इसका महत्व बताया है कि दूध देने वाली 1,00,000 गायों के दान का जो फल होता है उससे भी बढ़कर के फल एक दिन की सूर्य पूजा से प्राप्त होता है। पूजा की तरह सूर्य के नमस्कारों का भी बड़ा महत्व है। अर्थात सूर्य के 12 नामों के द्वारा होने वाले 12 नमस्कारों की विधि यहाँ बताई गई है। प्रणामों में साष्टांग प्रणाम का अधिक महत्व माना गया है। ये अधिक उपयोगी है, इससे शारीरिक व्यायाम भी होता है, और सूर्य भगवान के नाम का उच्चारण करके दंडवत प्रणाम करके फिर उठ करके दूसरा नाम बोल करके दूसरा दंडवत करें। इस तरह 12 साष्टांग प्रणाम हो जाते हैं। इसको भक्ति भाव से इसको सूर्य नमस्कार बोला जाता है। यदि प्राण जो है
दंडवत प्रणाम आदि के द्वारा न कर सके तो सबसे पहले सूर्य मंडल में सौंदर्य राशि भगवान नारायण का ध्यान करें। भावना से दोनों हाथ भगवान के सुकोमल चरणों का स्पर्श करते हों। ललाट भी उसी सुख स्पर्श से केंद्रित हो और आंखें उनके सौंदर्य पान में मत हो। संकल्प करें ओम विष्णु 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 अतिगोत्र इत्यादि का नाम लेकर के अहम श्री परमात्मा प्रीत्यर्थम आदित्यस्य द्वादश नमस्काराख्यम कर्मम करिष्ये। अब जो जल लिया है उसको लाल चंदन नक्षत्र आदि छोड़ करके और अर्घ्य में जल लेकर के भगवान सूर्य को अर्घ दे। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहण अर्घ दिवाकर। इस तरह भगवान को अर्घ प्रदान करके भगवान सूर्य देव का ध्यान करेंगे। ध्येय सदा सवितुर्मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटे हारी हिरण्यमय बर्बुधृत शंख चक्र। इस तरह भगवान सूर्य का ध्यान करके ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। इस तरह या तो सूर्य नमस्कार इत्यादि के द्वारा भी इसको दिया जा सकता है या भगवान को नमस्कार प्रणाम करते हुए भी इन द्वादश मंत्रों के नाम का उच्चारण भी किया जा सकता है। इसके बाद भगवान सूर्य के जो सारथी हैं अरुण जी और जो है अरुण को अर्घ देंगे। उस तरह जल लेकर के ओम विनता तनयो देवा कर्म साक्षी सुरेश्वरा सप्तास्व सप्तरज्जुश्च अरुणो मे प्रसीदतु। ओम कर्म साक्षणे अरुणाय नमः आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। इस प्रकार सूर्य भगवान को अर्घ का जो जल है वो लेकर के मस्तक और आंखों में लगाए और चरणामत लेकर के उसका पान करे। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्। ओम तत्सत् कृतविदं कर्मम ब्रह्मार्पणमस्तु। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। इस तरह हमारा जो है सूर्य नमस्कार यहाँ पर संपूर्ण होता है। उसके बाद कल की क्लास में नित्य दान के बारे में हम समझेंगे। आज की क्लास को यहाँ पर ही जो है विश्राम देते हैं। यदि किसी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गुरुजी ये ओम पूषणे नमः होगा कि पूषणे नमः? देखो इसको आप पूछने भी बोल देते हो तो भी अशुद्ध नहीं होगा जी, और पूछने भी बोलोगे तो भी अशुद्ध नहीं होगा। जी 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 गुरुजी ठीक है। गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे जी।
गुरुदेव एक चीज ये पूछना चाह रहे थे कि जी ये जो तर्पण है तो तर्पण क्या 12 महीने और प्रतिदिन किया जाना आवश्यक है कि या जैसे श्राद्ध वराद्ध के समय में ही अधिकतर लोग करते हैं, बाकी तो देखने में आता नहीं है। तो देखो ऐसा है, शास्त्रीय ये हमारा जो हम जो पढ़ रहे हैं, जी, जी, ये है नित्य कर्म। ये जो जी, तर्पण है, ये नित्य करने वाले हैं। जी, जैसा कि कल भी परसों क्लास में बताए थे कि श्राद्ध के दिन में जी, हमने तर्पण में जो है तिल का, जौ का और चावल का प्रयोग करना है, और अन्य दिनों में तर्पण में हमने केवल जल का प्रयोग करना है। लेकिन ये नित्य कर्म में है, तो नित्य करने के लिए है, विशेष रूप से श्राद्ध में तो करना ही करना है। मतलब वो श्राद्ध के लिए जो विशेष नियम हो विशेष रहेंगे, बाकी प्रतिदिन के लिए साधारण जो हमारे नियम है वो चलते रहेंगे। जी, 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 बिल्कुल। एक सूचना आप सभी के लिए कि जिन्होंने मिलन महोत्सव में, जो कि 21 तारीख से 25 तारीख पर्यंत लातेहार झारखंड में होना है, वहां विशेष रूप से कर्मकांड के विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल भी होगा, जिसमें भगवती बहुलामुखी यज्ञ का अनुष्ठान भी वहां होगा। किस प्रकार पूजा की पद्धति की जाती है, ये सब वहां आपको सामने होगा। तो मेरा अनुरोध है कि सभी जो विद्यार्थी कर्मकांड से संबंधित हैं, बाकी तो सभी विद्यार्थियों का निमंत्रण है वहां पर, ज्योतिष और कर्मकांड दोनों के, पर विशेष रूप से कर्मकांड के सभी विद्यार्थी वहां पहुंचे तो उनको इससे बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।
जय सिया राम सभी को। आज छुट्टी है। मालूम नहीं हर्ष भैया, मोहित भैया, जय सिया राम। जय सिया राम। आ गए गुरुजी, आ गए। जैसे ही छुट्टी का नाम लिया तभी। जय श्री सीताराम गुरु जी। आवाज नहीं आ रही गुरुजी। हाँ भैया, सभी को राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु जी, जी गुरु प्रणाम, जी। जय सिया राम। जी गुरु जी। राधे राधे। बोर्ड दिखाई दे रहा है? थोड़ा थोड़ा दे रहा है ना? बताओ भाई, बोर्ड दिखाई दे रहा है? जी गुरु जी। हाँ, चलिए। धुंधला सा। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कुंडली बनाना। ठीक है?
चलो तो मुझे आप लोग बताइए, आपके जो 9 ग्रह हैं उनका स्पष्ट क्या है, मतलब वो कितने अंश कितने डिग्री के हैं। बताइए कोई। किए हैं सब, मैंने बोला था ना आप लोगों को। क्या हुआ। गुरुजी स्पष्ट तो है ग्रह सारे, पर ना एक छोटा सा कंफ्यूजन था। जो होमवर्क मैंने भेजा था ना आपको पहले, जो हाँ। उसमें भयात और भवोग गलत निकाल लिया था मैंने। अच्छा। तो उसके अलावा लगन स्पष्ट, और ये इनमें भयात और भवोग की जरूरत तो होती नहीं ना, जो हम नहीं, ग्रह को स्पष्ट जरूर करते हैं। जरूर। हाँ, कुछ इष्ट कार्य की होती है। जी फिर सारे स्पष्ट हैं। एक मिनट जी। हाँ तो लगन था 10 10 एक 14 39। एक सेकेंड भाई, बाकी लोग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप लोग अपने साथ ही खेल रहे हैं, ठीक है, इसमें मेरा कुछ नहीं माना। जी भैया आप मुझे बताओ। जी लगन था 10 10 14 39। 10 10 10 14 39। 39 सभी की लिख लियो। लग्न 10 10 14 39। फिर आता है सूर्य 5 24 30 43। 5 24 30 43। 43। जी आगे। मंगल आया 6 22 6 22 22 47 53 53। 47 53। जी उसके आगे बुध है 6 23 20 6 23 43 20 43। 43। आगे। गुरु 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 आए 3 1 46 34। 3 1 46 46 34। 34। आगे। शुक्र 5 12 7 25। 5 12 7 25। और आगे। शनि है 10 27 10 27 51 8। 51 8। 8 ये वक्री है ग्रह ये। और नहीं, आपका साथ गलत। ठीक है, फिर भी मैं इसमें समझा देता हूँ। आगे राहु। राहु 10 21 45 47। 10 21 45 47। 45 47। केतु आया 4 21 45 47। 4 21 45 47। और चंद्र है चंद्रमा 1 26 26 54। 1 26। 26 हाँ, 2 बार 26 और 54 54 54। 54। ओके, सभी ने लिखे हैं। बताओ भाई। जी गुरुजी, मंगल भर लिख नहीं पा। हाँ, स्पष्ट क्यों नहीं किए पहले ये बताओ। हाँ, तो मंगल का लिख लो 6 22 47 53। 6 22 47 53। ठीक है। जी
मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु जी। और बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा धुंधला है है गुरु जी, गुरुजी। लेकिन धुंधला सा है। कोई बात नहीं, मैं फोटो भेज रहा हूँ, ग्रुप में भेज दो। जी। ये लीजिए, भेज दो भैया ग्रुप में। जी। ये आपके ग्रह स्पष्ट हैं। ठीक है, जी भेज दिए गुरु। हाँ, ये आपके ग्रह स्पष्ट है। रात देखो, अब लग्न कुंडली कैसे बनानी है ये समझो। आपका लग्न स्पष्ट है 10, 10, 14, 39, ठीक है। तो मतलब 10 राशि से आगे 10 अंश तक, तो 10 राशि के बाद कौन सी राशि आती है? 11वीं राशि। जन्म। तो पहले घर में हमने क्या लिख दिया? 11। 11 मतलब कुंभ राशि। तो 11 के बाद 11, 12, 1, क्योंकि 12 राशि होती है, तो उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरी गिनती हो गई। 12 घर में 12 गिनती लिख गई ना? जी। हाँ, तो अब यहाँ से हमें क्या शुरू करना है कि देखना है हमारा सूर्य कितनी राशि में बैठा है। तो चलो एक एक करके एक एक लोग बताएंगे। तो भी सूर्य को किस राशि में बिठाया जाए? छठी राशि गुरु जी। क्यों बैठाया जाए छठी राशि में? क्योंकि 5 राशि पार कर चुका है। हाँ, तो 5, 24, 30, 43 है। इसका मतलब 5 राशि के बाद 24 अंश का है, इसलिए सूर्य कन्या राशि में 8वें घर में बैठ गया। बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा कोई आए। इसके साथ गुरुजी शुक्र भी बैठ जाएगा। एक एक करके चंद्रमा बताओ, चंद्रमा कहाँ बैठा है? चौथे घर में बैठेगा गुरुजी। किस राशि में और क्यों बैठेगा? 2 नंबर में, क्योंकि इसने एक राशि पार कर ली है और 26 अंश पे है ये, तो ये चौथे घर हाँ में चला बिल्कुल, गया 2 नंबर। बिल्कुल। अब यहाँ पे चलो भाई, मंगल के लिए कौन बताएगा? तीसरा आदमी बताओ कोई। प्रदीप शुक्ला जी, चंद्र प्रकाश जी, ऋषि, बाकी लोग, विजय जी, नेहा जी। मंगल सर मंगल मंगल 7वीं राशि। 7वें में। मंगल क्यों भैया 7वें में क्यों सर बैठेगा? एक एक आदमी सर बताओ। ये पार कर चुका है ना, 6 राशि 22 पर ये 47 कला और 53 विकला, ये इस समय पार करके बिल्कुल, 7वीं राशि में। जी। हाँ, क्योंकि मंगल कन्या राशि के बाद 22 अंश तक चल चुका है, इसलिए तुला राशि में मंगल बैठेगा। बहुत बढ़िया। चलिए और कोई बताइए। बुध बताइए। बुध 7वीं राशि में गुरुजी, क्यों बैठेगा 7वीं राशि में? क्योंकि ये 6 राशि से 27, 20, 43 आगे चल चुका है। ओके, बहुत बढ़िया जी। अब कोई गुरु का बताओ, नए लड़कों में ही बताओ। नए लड़का लड़की कोई। गुरु जी, गुरु चौथी राशि में तो मत बैठेगा। करो, 3 राशि। तुम मन करो। तुम्हारा हो चुका है गुरु, तुम्हारा हो चुका है। और कोई जी। बताओ, विजय जी, मनोज जी या विनीता जी। गुरु भी 7वीं राशि में बैठेंगे गुरुजी, कैसे बैठेगा भैया 7वीं राशि में? गुरु क्योंकि जी चौथी बताओ। राशि गुरुजी, चौथी राशि। प्रदीप जी, आप बात मत चौथी। काटो, उनका जिन्होंने बोला है वो सर explain गुरु कर गुरु दो। चौथी राशि में, चौथी राशि छठा घर। क्षमा करिएगा गुरुजी। बिल्कुल। विजय जी पहले देखिए कितने ग्रह, कौन सा ग्रह, तो चौथी राशि में क्यों जाएगा? विनीता जी बताइए। सर वो 3 राशि चल चल गया ना।
3 राशि से आगे एक अंक 46 कला चल चुका है, ठीक है, हाँ जी इसीलिए ठीक है बैठेगा। बहुत ठीक। बढ़िया। चलिए अब कोई बताइए, शुक्र का बताइए नए लोगों में। जी शुक्र छठी राशि में बैठेगा गुरु जी, 5 राशि 12 अंश से चल चुका है। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, शुक्र हो गया। शनि का बताइए। शनि लग्न के घर में बैठेंगे गुरुजी। बस एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि 10 राशि 27 अंश चल चुका है। हाँ जी, तो आगे। और तो इसलिए 11वीं राशि में जाकर बैठेंगे। हाँ बिल्कुल, वाक्य को सेंटेंस को पूरा कीजिए जी। राहु कहाँ बैठा है भैया? शनि के बाद राहु, कोई नया आदमी बोले। मनोज जी आप भी कुछ बोलो। गुरुजी राहु 11वीं राशि में बैठेगा, 10 राशि क्यों 21 अंश बैठेगा? 45 में चल चुका है वो। अच्छा, तो चलो आप ही बताओ कि केतु कहाँ बैठेगा? केतु 5वीं राशि में बैठेगा गुरुजी, क्योंकि वह 4 राशि 21 अंश 45 कला चल चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने, आप लोग भी ऐसे ही बनाए हो ना चक्र, कि नहीं बनाए जी कॉपी में? जी आप गुरुजी। लोग भी बना लो, क्योंकि ये आपकी याददाश्त के लिए जरूरी है। तो अब आपको पता चल गया कि लग्न कुंडली कैसे बनाई जाती है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? कुंडली बनाने में किसी को कोई कंफ्यूजन? बताओ, बोलो भाई। नहीं गुरुजी। हाँ या ना तो बोलो, और समझाना होगा तो और समझाऊंगा। हाँ बोलो। हाँ? हाँ जी, तो चलो अभी आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को लग्न कुंडली बनाना आ गया है? बताइए, जी गुरुजी। क्या आप लोगों को लग्न कुंडली बनाना आ गया? जी सर। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो, लग्न कुंडली के बाद हमारे सिलेबस में कई कुंडलियां बनानी है हमें, ठीक है ना? कम से कम 7 कुंडलियां बनाना हम सीखेंगे, ठीक है? तो लग्न के बाद आती है चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली भी और ज्यादा सरल है। चलो एक और कोष्टक बना लो, कुंडली जैसा बना लो, बना लो एक तो कोष्टक कुंडली के जैसा, जैसा कुंडली बनाते हैं ना क्या वो, वैसे ही बना लो। जैसे अभी एक लग्न कुंडली के लिए बनाए थे, वैसे ही उसी के नीचे लिख लो चंद्र कुंडली। लग्न की जगह चंद्र लिख लेना और बाकी वैसे ही बना लो, सिर्फ ग्रह मत बैठाना, ठीक है? बना लिए? जी बताइए, गुरुजी। बना लिए? जी गुरुजी। जी गुरुजी। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। चंद्र कुंडली का मतलब है चंद्रमा की कुंडली, ठीक है? चंद्र कुंडली मतलब चंद्रमा की कुंडली। कुंडली। तो आपको इसमें, हाँ,
तो आपको पता, जैसे हमने लग्न कुंडली बनाई तो लग्न स्पष्ट जो किए थे वही वाली राशि हमने लग्न में बिठा दी थी, पहले घर में बिठा दी थी। ठीक है, बैठाए थे ना, 10-10 मतलब 11वीं राशि बिठा दिए थे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो उस राशि को हमें पहले घर में बिठा देना है। तो चलो बताओ, चंद्रमा किस राशि में बैठा है? दूसरी दूसरी राशि। राशि। हाँ, तो फिर पहले घर में दूसरी राशि बिठा दो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 बना लिए। पहले घर में लिख दो 2, उसके आगे पूरी गिनती लिख दो। लिख गया या नहीं? जी गुरुजी। हाँ, अब क्या करना है, जो ग्रह जिस राशि में बैठा है वापस से बिठा दो। तो चलो भाई, सूर्य कहाँ बिठा दूं मैं? अब एक चीज यहाँ पे, एक चीज और करना है आप लोगों को। एक चीज ये करना है कि आपको कुंडली का घर और राशि दोनों बतानी है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या बताना पड़ेगा कि इस घर में, इस राशि में सूर्य बैठेगा या चंद्रमा बैठेगा या मंगल बैठेगा, इस तरह बताएंगे। चलो शोभित शुरू करो। शोभित बताएगा कि सूर्य किस घर में किस राशि में बैठेगा। बताओ भाई शोभित। जी गुरुजी, सूर्य छठी राशि में और छठे घर में बैठेगा गुरुजी। किस घर में? छठे घर में। छठे घर में कैसे भैया? गिनती 2 जहां लिखा है वहां से गिन, जहां 6 राशि, 6वीं राशि बैठी है, कितना घर आता है? गिन, चल जल्दी गिन। गिन। कोई डरने वाली बात नहीं 7वें है। में गुरुजी। क्या आदमी है यार, गिनती तो आती है ना, गिनती तो गिन भाई, गिनती गिन। सामने से कुंडली बनाए हो ना कॉपी में? जी गुरुजी। पहले घर में कौन सी गिनती लिखे हो? मुझे फोटो भेजो, मुझे पर्सनल फोटो भेजो, फोटो भेजो जल्दी। भेजो शोभित, टाइम ज्यादा लग रहा है। जी गुरुजी। हाँ, कक्षा को टाइम से चलाना है ना, इतना टाइम नहीं दे सकते। भेज दीजिए गुरुजी। देखो यहाँ पे तुमने गिनती गलत लिखी है। जी बताओ, 2, 3, 4 के बाद 5 लिखना चाहिए था तो 1 लिख दिए। बताओ ऐसा कैसे किए यार? 4 के बाद क्या आता है? 5। तो 5 क्यों नहीं लिखे? 5 की जगह तुमने 1 लिखा हुआ, लिखा है ना गलत? गलत लिखे हो कि नहीं? जी हाँ, तो गिनती तुमको यार गिनती नहीं आती यार, हद करते हो। शोभित, यहाँ पे आपने गलती से 5 लिखा हुआ है ना, वो आपका जी 5वां गुरुजी। घर है। ठीक है, तो वहां जी पे 6 गिनती लिखेगी, 5 की जगह 6। तो तुम्हारी अभी ये कुंडली तुमने गलत गिनती लिखने में गलत कर दी है। चलो उसकी जगह आप कौन बताएगा? प्रदीप जी, आप बताओ सूर्य को किस राशि में किस घर में बिठाए? सिंह सब राशि लोग में बैठे, कोऑर्डिनेट किया कीजिए। सिंह राशि में बैठेगा गुरुजी। कैसे सिंह राशि में बैठेगा बताओ भैया? गुरुजी ये दूसरा नंबर लिखा है, जब अपन गिनती करेंगे तो मेष राशि हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? मेष वृष मिथुन कर्क, मेष वृष मिथुन इतना कर्क दिमाग सिंह। क्यों लगा रहे हो प्रदीप जी, जी इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। मैंने क्या जी। बोला आपको शुरू में कि जो ग्रह जिस राशि में बैठा है उसी राशि में बिठा देना है। तो सूर्य अभी आपके सूर्य स्पष्ट में किस राशि में बैठा है?
सूर्य सातवीं राशि में सूर्य गुरुजी अपना छठी राशि में बैठा है। तो छठी राशि आपके किस घर में बनी है? गिनती करो। सातवां घर। सातवां घर कैसे? गुरुजी सातवें वहां घर में तो वृश्चिक राशि बैठी है। तो गुरुजी इसको 2 नंबर गिनेंगे गुरुजी। जो पहला घर है, जो चंद्रमा जहां बैठा हुआ है, चंद्र कुंडली का। नंबर नहीं गिनेंगे। अरे भैया सुनो तो, उसको 2 नंबर नहीं गिनेंगे, उसको दूसरी राशि और पहला घर गिनेंगे। वो पहला घर ही माना जाएगा, घर तो पहला ही होगा, ठीक है। परंतु गिनती में राशि गुरुजी वृष राशि बोला जाएगा वो। अरे गिनती भाई, वृष राशि की गिनती क्यों करनी है आपको? घर की गिनती करनी होती है कि राशि की? पर इस तरह से गिनना है क्या? जैसे चंद्र को पहला घर बता रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 पांचवें घर ऐसे सातों में बोलेंगे क्या? सातवें तो घर में फिर बैठेगा गुरुजी, 7वें घर में। अब बंद कर दो प्रदीप जी, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो भी मैं कुंडली भेज रहा हूँ, उसको भेजो, ग्रुप में भेजो सबको। हाँ, इस बार सही बनाए हो आप, भेजो। मैंने कुंडली जो भेजी है भेजो जी। गुरुजी यहाँ पे चंद्रमा लगन में चला गया, तो जो कुंडली है, जो पहले वाली कुंडली है, वो 11 नंबर राशि से शुरू हुई है, यहाँ पे 2 नंबर से शुरू होगी, तो सारे वो रोटेट हो गए, बस यही तो हुआ। बस हो गया। कोई दूर कुछ नहीं है, सिर्फ प्लेस चेंज हुए, घर चेंज हो गए हैं। हाँ, बस राशि घर वही चेंज हो रहेगी, गए ना। घर चेंज। हाँ, जैसे सूर्य शुक्र तो अब 5वें देखो घर में आ गए और मंगल बुध 7वें घर में आ गए, मतलब छठे घर में आ गए, 5वां छठा, फिर 7वां घर खाली हो गया, 8वें घर में 9 नंबर बहुत राशि होगी, बढ़िया, मतलब ये रोटेट हो गया ना बस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया वनीता जी, बहुत बढ़िया, एकदम सही ठीक है। पकड़े हैं। हम्म। चलो, आप इसमें आगे बढ़ाते हैं। ग्रुप में भेजे क्या तो भी? जी भेज दिए। हाँ, चलो प्रदीप जी, ग्रुप में फोटो देखो, ऐसी कुंडली बनाए जैसे मैंने बना के भेजी है, क्या वही गिनती है? गुरुजी एक और बात बता दी। गुरुजी, ये चौथे घर छठी राशि में बैठेंगे सूर्य? चौथे घर में छठी राशि है ही नहीं, 5वें घर में छठी राशि है। आप मेरी गिनती भी नहीं पढ़ रहे हो। आप गिनती गिनो, जहां 2 लिखा है उसको एक पहला घर मान लो। चलो गिनती गिनो, छठवीं राशि कहाँ बैठी है, कितने घर पे बैठी है? बताओ। बताइए प्रदीप जी, मैंने ग्रुप में कुंडली भेजी हुई है। 7वें घर में छठी राशि बैठी हुई गुरुजी। ए भगवान, या तो आपको गिनती नहीं आती या तो मुझे लिखना नहीं आता। अब आप बता दो कि क्या है। आपको 5वें घर में छठवीं राशि नहीं दिख रही, 8 को आप पढ़ा रहे हो। जी गुरुजी, 5वें घर में छठी राशि। ठीक 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 गुरुजी, सॉरी। तो अभी क्या कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे? उतावला नहीं होना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है ना। जो पढ़ा रहा है आदमी, उसको पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। अभी समझ में आ गया सूर्य कहाँ बैठा है? छठवीं राशि में, 5वें घर में, ठीक है ना। जी गुरुजी। समझ में आया? हाँ, चलो अब मैं आपसे पूरे ग्रह अभी देख लो। मैं आपसे एक ग्रह का, किसी भी ग्रह का पूछ सकता हूँ, उसको आपको कंफर्म बताना पड़ेगा। चलो कोई और बोलो। नेहा जी, चंद्रमा कहाँ बैठेगा? नेहा जी। सर दूसरी राशि में और प्रथम घर में बैठा है। हाँ, फर्स्ट हाउस, दूसरी राशि, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या नाम है, मोहित जी, मंगल बताइए। जी गुरुजी, मंगल बैठेगा 7वीं राशि में और छठे घर में। हाँ बिल्कुल।
अब चलिए मोहित जी के बाद कौन आएगा? विजय जी आप बताओ। बुध, विजय जी क्या सो गए क्या? 7वीं राशि छठे घर में। बहुत बढ़िया। मोहित जी। जी गुरुजी। मोहित जी जी बताइए। जी गुरुजी। जी कौन सा पूछा आपने? गुरु, गुरु गुरु बैठेगा गुरुजी तीसरे भाव में 4 नंबर राशि में। हाँ। ऋषि, ऋषि शर्मा जी। ऋषि जी आवाज गुरुजी। आ रही है? हाँ जी जी भैया, गुरुजी, आ रही। तो बताइए शुक्र कहाँ बैठेगा? शुक्र गुरुजी अपना छठी राशि में। किस घर में? अ, छठी राशि में आपका बैठे गुरुजी घर कौन सा होगा वो? हाउस नंबर क्या है उसका? 6। 5 हाउस नंबर भाई। जी गुरु, हाँ जी गुरुजी, 5। भाई देख नहीं रहे हो क्या? गिनती उनती करो भाई, क्या करते हो यार? जी गुरुजी। चलो तैयार रहो ऋषि, अभी दूसरा पूछूंगा। प्रदीप जी ओपन करो माइक। जी गुरुजी। शनि बैठेगा अब गुरुजी। नहीं, शुक्र बताओ। शुक्र गुरुजी पांचवें घर में छठी राशि। और शनि? शनि गुरुजी 10वें घर में गुरुजी। 11वीं राशि 10वां घर। बहुत बढ़िया, अब समझ में आया है आपको, बहुत बढ़िया, जी गुरुजी। खुद कर दिए आप तो। अच्छा चलो, अब राहु का कौन बताएगा? शोभित, चलो तुम बताओ। 11वीं राशि 10वें घर गुरुजी। अच्छा चलो, केतु का कौन बताएगा? अपने से रेज हैंड करो या तो बोलो, अपने से कोई बोल दो। धर्मेंद्र जी 1 मिनट। धर्मेंद्र जी बहुत शांत है। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी। जी गुरुजी, प्रणाम। राधे भैया, प्रणाम भैया। बताइए केतु कहाँ बिठाया जाए? केतु को बैठाएंगे सिंह राशि में, चौथे घर में। बहुत बढ़िया, ये हुई विद्वानों वाली बात। चलिए ठीक है, तो चंद्र कुंडली बनी आपकी, क्या कहती है जनता? जी जी सर। जी चंद्र गुरुजी। कुंडली बनी, जी समझ में आ गया गुरुदेव, ये चंद्र तो कुंडली कैसे बनाई जाती है? जी गुरुदेव, ये तो ये जो है लग्न कुंडली ही हमारा मेन है, इसका मतलब। और चंद्र कुंडली में सिर्फ हम चंद्र के प्लेस को मतलब रख देंगे फर्स्ट हाउस में, और बाकी सेम ग्रह हाँ को जैसे थे वैसे रख देना है। बिल्कुल, जिस राशि में थे उसी राशि में रखना है, राशि चेंज नहीं होगी और बाकी ठीक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चंद्र के अनुसार वो सिर्फ भाव चेंज हो जाएगा, और रहेंगे जिस हाउस में, जिस राशि में बैठे थे उसी राशि में बैठेंगे सब। हाँ बिल्कुल। चलिए, चंद्र कुंडली बनाना आ गई सभी को? हाँ जी। कोई दिक्कत, कोई कोई सवाल? दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, 1 सेकेंड। सर, ये चीज सिर्फ जानना था कि चंद्र और लग्न कुंडली का जरूरत कहाँ पड़ेगा, किस लिए हम इसको प्रयोग में लाएंगे, आखिर बनाने के पीछे कुछ तो रहस्य होगा। आपको सब इसको बताया जाएगा, पहले आप बनाना सीखो, आप चिंता मत करो, आपको हर चीज का बताया जाएगा। लग्न कुंडली होती है मेन बॉडी, बाहरी स्ट्रक्चर। ठीक है, आपके शरीर की ऊपर का जो बनावट है ना, वो लग्न कुंडली है। ठीक है,
उसके बाद जितनी कुंडली आती जाएंगी वो आपके इनर स्ट्रक्चर को दिखाएंगी, ठीक है। आप चिंता मत करो, आगे सब एक्सप्लेन किया जाएगा विधिवत तरीके से। बस अभी फिलहाल पे फोकस करना है किसमें, जो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। जी जी क्या कहती है जनता? जी गुरुदेव, ठीक है। दिनबंधु, अच्छा, कल मैंने आप लोगों को, नहीं सॉरी, सैटरडे को कुछ अंश वाले भेजे थे ना, चार्ट भेजा था ना अंश वाला। रात को मत खाना, खांसी हो जाएगी, दिन में खाना। क्यों जी गुरुजी। भैया? मैंने आप लोगों को भिजवाया था तो आपने कॉपी में उतारा है उसको, या फोटो कॉपी निकाले हैं? कुछ किए हैं कि नहीं, सच सच बताओ, झूठ नहीं बोलना, पाप लगेगा। बताओ। अच्छा बताओ, किस किस ने कॉपी में उतारा है, या किस किस के पास वो है जो मैंने भिजवाया है? बताओ भाई, किस किस के पास है? गुरुजी कौन गुरुजी सा मेरे वाला बोल रहे हैं आप? गुरुजी मेरे पास ग्रंथ है, इसलिए मैं नोट नहीं किया हूँ गुरुजी। ग्रंथ है ना? जी बात गुरुजी। हमें वही चाहिए। मैंने एक पीडीएफ भिजवाई थी प्रीतेश तिवारी जी के हाथ से ग्रुप में। बताओ भाई, किसी ने नहीं देखा? क्यों? अगर आपके जैसे चेला हो जाए ना तो 2 सेमेस्टर में पागल हो जाएगा आदमी। मानो, ये बात मान लो। आप लोगों को बोलने के बाद भी आप लोग नहीं किए, ये तो गलत बात है ना। मैंने जबकि आपको बोला था, अभी मैं बताऊंगा कि अंश में विभाजन करो, तो आप कैसे करोगे जब आपके पास चार्ट ही नहीं है। चलो सब लोग मोबाइल में चार्ट खोलो, जो नवांश वाला चार्ट लग्न है, नवांश कुंडली उसमें लिखी हुई है, नवांश चक्र खोलो। क्या हुआ? कोई दिक्कत खोल आ लिया रही क्या? गुरुजी। सबने खोल लिया? सबको खोलना है उसको। नहीं तो एक काम करो, सबसे पहले शुरू करते हैं होरा से। चलो, होरा का सूत्र लिखो। लिखो, होरा कुंडली बनाने की विधि। कॉपी में लिखो, होरा कुंडली बनाने की विधि। होरा कुंडली से जातक के धन का ज्ञान किया जाता है, ठीक है ना।
पैसे का पैतृक धन कैसा होगा या खुद का कमाया हुआ धन कितना हो सकता है, ठीक है ना। अधिकतर ये धन के ज्ञान के लिए देखी जाती है। देखिए, होरा कुंडली बनाने के लिए गुरुजी ये नहीं लिखना था क्या जो आप बोले? नवांश वाला भी बोलो, मैं शुरू से शुरू करूंगा। पहले होरा बनाएंगे, फिर सप्तमांश वगैरह बनाएंगे, फिर आगे बनाएंगे नौमांश वगैरह, दृश्य कांड भी बनाएंगे अभी। हम ये आप पूछ रहे थे गुरुजी, ये बताएं जो होरा कुंडली से जातक के धन का ज्ञान किया जाता है, ये मैंने बताया है जानकारी के लिए, ठीक है। ये आगे आपको बताया जाएगा। चलो पहले लिखो होरा कुंडली बनाने का नियम। लिखो, सम राशि के, क्या गुरुजी? लिखो विषम राशि के, विषम सम विषम जानते हो ना, सम 2 4 6 8 10 12, विषम 1 3 5 7 9 11, यही बोलते हैं ना सम विषम। समझ में आया? आया? जी गुरुजी। बताओ। जी गुरुजी। हाँ, तो क्या लिखे पहली लाइन? विषम राशि से, हाँ, विषम राशि के पहले 15 अंश पर विषम राशि के पहले 15 अंश पर सूर्य का होरा होता है। लिख लो, बाकी बाद में समझाऊंगा। विषम राशि के पहले 15 अंश पर सूर्य का होरा होता है तथा 16 से 30 अंश तक चंद्र का होरा होता है। 16 से 30 अंश तक चंद्र का होरा होता है। इतना लिख लिए? जी। अब दूसरा पैराग्राफ, दूसरा वो लिखो। ये पहला पैराग्राफ था, अब दूसरा पैराग्राफ लिखो। सम राशि के सम, ये सम सम विषम, हाँ, तो सम राशि के पहले 15 अंश तक, सम राशि के पहले 15 अंश तक चंद्र का होरा होता है। और बाद के 16 से 30 अंश तक सूर्य का होरा होता है। लिख लिए? हो गया? जी। बहुत बढ़िया। अब यहां से देखो, जब सूर्य का होरा होगा, समझना है आपको। सूर्य लिख लो, सूर्य का होरा अर्थात 5, देखो सूर्य का होरा अर्थात 5, चंद्र का होरा अर्थात 4। लिख गया?
जी सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सूर्य का होरा अर्थात 5, चंद्र का होरा अर्थात 4। जी मतलब इसका मतलब समझे कि सूर्य की राशि कौन सी है? 5 नंबर की सिंह राशि, और चंद्रमा की राशि कौन सी है? 4 नंबर की कर्क राशि। सही है, ठीक है ना? जी हाँ, तो अच्छा एक चीज बताओ, आपका ये जो लग्न है ये कितने राशि कितने अंश का है? 10 राशि 10 चलो अंश। बताओ। राशि अच्छा, तो जो 10 राशि 10 अंश है तो वो स है कि विषम है? सम है सम गुरुजी, हाँ? परंतु सम गुरुजी गुरुजी एक विषम हो बार जाएगा, 11वीं विषम और राशि सम पहुंच गई राशियों है का नंबर लिखा दीजिए। गुरुजी। 11वीं राशि हो गई, विषम हो सम जाएगी। विषम नहीं आता तो कैसे चलोगे भैया? सम विषम नहीं आता, ये तो 5वीं कक्षा में समझाया जाता है। 2 7 नहीं 8 गुरुजी, 10 12 नहीं सब। गुरुजी हम द- नए गुरुजी वाले 10 हैं। राशि के बाद 11वीं राशि पकड़ लिया है, अर्थात वो विषम राशि हो गई। हाँ, चलो सम संख्या 11वीं राशि सम विषम सच नहीं होगी। एक बार गुरुजी बस नंबर सम बता दीजिए ना राशियों का। 11वीं राशि विषम होती है। हम्म, लिखो, चलो सम राशि लिखो, नहीं पहले विषम राशि लिखो। विषम राशि 1 3 5 7 9 11। ऑड इवन वाले हैं ये। हाँ जी हाँ बिल्कुल ऑड इवन। और विषम सम राशि 2 4 6 8 10 12। तो अच्छा एक चीज बताओ, ये 11वीं राशि मतलब 10 10 हो गया, मतलब 11वीं राशि 11वीं हो गई, होगी ना विषम हो 11वीं गई। राशि? हाँ, अच्छा 11वीं राशि में पहले 15 अंश में है कि बाद के 15 अंश में है? पहले 15 अंश पे पहले 15। सूर्य का होगा। वाह, किसने बताया? विनीता जी, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो देखो ऊपर लिख लेंगे 5 और नीचे लिख देंगे 4। तो यहाँ पे ये जो लग्न बनेगा तो किसका लग्न बनेगा? सूर्य की सूर्य के होरा होरा का सूर्य लग्न का। बनेगा। हाँ, अच्छा इसमें किसको किसको समझ में आ गया, किसको किसको नहीं आया ये बताओ। जिसको आ गया है हमें नहीं आया। कमेंट करके। हाँ, आपको नहीं आया, हमें पता था। चलो इस पर हम बताते हैं। देखो आपका लग्न कितना है ये बताओ, तो भी लग्न कितना है? 10 10 14 39। ठीक है, तो 10 10 मतलब कितने राशि का अंश हुआ? कितने नंबर लिखोगे पहले घर में? 11 कौन सी राशि कहलाई? कौन सी 10 10 कौन सी राशि कहलाई? मकर, 10वीं मकर कहलाई गुरु जी। भैया 10 10 के आगे है ना, 10 अंश आगे है। जी कुंभ। तो यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब 10 राशि के आगे 10 अंश तक, तो मतलब कुंभ राशि में हो गया। अब कुंभ राशि जी सम राशि है कि विषम राशि है? बताओ, विषम। कुंभ राशि सम है कि विषम? विषम गुरु जी। हाँ, तो मैंने सूत्र क्या लिखाया है? सूत्र पढ़ो पहले वाला। विषम राशि के पहले 15 अंश पर सूर्य का होरा होता है तथा 16 से 30 अंश हाँ बस तक बस चंद्र बस का बस होरा बस होता है। बस 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 बस। तो इसमें क्या आता है, पहले 15 अंश पर है कि बाद के 15 अंश पर? पहले पहले 15 अंश पर। तो यहाँ पे हमने ऊपर लिख दिया 5। अब बताओ जी क्या नहीं समझ में आया? बस इतना ही। अब आ गया? जी बात हो गया, पूरी कुंडली समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी पर। अब क्या करना है, जिस प्रकार हमने लग्न को बंटवारा किया है उसी प्रकार हम बाकी ग्रहों का भी बंटवारा करेंगे, सम विषम में, ऑड इवन में, ठीक है? और देखेंगे कि ये जो ग्रह हैं वो किसकी होरा में बैठते हैं। 5 नंबर किसका होरा होता है? सूर्य। विषम राशि का। हाँ, सूर्य का होरा होता है। और 4 नंबर चंद्र का होरा होता है, ठीक है? हाँ,
तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य, क्योंकि ग्रहों का राजा है। तो चलो बताओ, सूर्य सम राशि में बैठा है कि विषम राशि में? मैं राशि का अंश कला बोलता हूँ, एक आदमी बताएगा। कौन बताएगा? सम। शोभित बताएगा। 5, 24, 30, 43। तो बताओ सूर्य किस राशि में बैठा है? सम। सम राशि में बैठा है। तो एक चीज बताओ, तो ये पहले होरा में बैठा है कि दूसरे होरा में बैठा है? मतलब पहले 15 अंश में पहले। बैठा है कि दूसरे 15 अंश में बैठा है? हाँ? पहले। कैसे? एक्सप्लेन करो। एक से 15 अंश तक पहला होता है और दूसरा चंद्र का 16 से 30 अंश तक। अच्छा, तो एक चीज बताओ, ये 16 से तो मतलब अंश कितने अंश का है सूर्य इसमें? 5 अंश का। भैया 5 राशि है, वो अंश नहीं है, क्या करता है यार? जी। 5 राशि 24 अंश। 16 अंश। अब फिर से बताओ। बताओ, पहले अंश में है कि दूसरे में? पहले 15 में है कि दूसरे 15 में? पहले में गुरुजी। चलो भाई, कोई अरे और बताओ 24 किसको अंश हरा है है? महाराज, 24 अंश, 15 अंश के ऊपर है ना। जी। तो फिर वो दूसरा हो गया ना 15 अंश। 16 से 30 वाले में आएगा ना 24। हाँ ठीक कहा आपने। तो शोभित कुछ पकड़ में आया? थोड़ा बहुत जी बाल बाल गुरुजी। पकड़ में आया इसके? जी। क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो भागता हुआ भूत है। हाँ? बाल ही पकड़ लो उसके। चलो ठीक है। देखो, सूर्य क्या है? 5 राशि 24 अंश का। मतलब एक तो कंफर्म हो गया कि ये कन्या राशि में है। तो कन्या राशि होती है सम राशि, होती है ना? तो सम राशि में जी। हमें ये देखना है कि सम राशि के पहले 15 अंश में है कि बाद के 15 अंश में है। तो हमें 24 अंश मिला। तो 24 अंश क्या होता है? 16 से 30 के बीच में आता है ना? जी। तो सम राशि के दूसरे अंश अगर 16 से 30 के बीच में बैठा हो तो किस में बैठाएंगे? बताओ, चलो सूत्र पढ़ो। सम राशि के चंद्रमा में कर्क। हाँ? सम राशि के कौन बोला? 15 अंश तक चंद्र का होरा होता है और बाद में 16 से 30 अंश का सूर्य का होरा होता है। हाँ, तो बताओ, तो सूर्य को हाँ बैठाऊं मैं? 5 में कि 4 में? 4 में। 4 में गुरुजी। ये दूसरे आदमी को इसमें ना, शोभित याद रखो, तुम बांधा के हो, ऐसी ऐसी सुनाऊंगा ना, दिमाग खराब हो जाएगा, काम से खून निकल जाएगा तुम्हारे। याद रखना, बिल्कुल घर में छोड़ के आ गए हो दिमाग को। दूसरे 15 अंश पर है तो सम राशि के दूसरे 15 अंश का कितना होता है? 5 नंबर में जाएगा ना सूर्य के ओरा में। जी। इतना नहीं समझ में आता? क्या बात करते हो यार? अभी वापस से सुनो। देखो क्या है, कन्या राशि में सूर्य बैठा है, ठीक है? तो सम राशि में बैठा है ना? जी। बैठा है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो सूत्र क्या कहता है कि सम राशि के पहले 15 अंश तक चंद्रमा का होरा होता है। तो चंद्रमा का होरा मतलब मैंने लिखाया है, चंद्रमा का होरा मतलब 4। जी। और बाद के 15 अंश पर सूर्य का होरा होता है। एक सेकंड। रेखा गया था रेखा करनी।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है गुरु, आ रही है। जी जी गुरु जी, आज जी चलो, आज का टाइम हो गया है और आज हम यहीं पर कक्षा समाप्त करेंगे। मुझे एक इमरजेंसी कॉल आया है और मुझे उसको अटेंड करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी उससे। एक बेईमान का काफी इमरजेंसी हो गया है, मुझे वो देखना पड़ेगा। ठीक है, कल हम करेंगे इसको कंटिन्यू। तो अभी इसको प्रैक्टिस जी गुरुजी। करना और मुझे भेजना। ठीक है, प्रैक्टिस जी करो उसका। आपको थोड़ा अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जनरल चीजें नहीं समझ रहे हो। थोड़ा देखो, माइंड को देखो, बोझिल नहीं होना है, माइंड में बोझ नहीं लेना है, एकदम लाइट रहो। गणित तभी आपको समझ में आती है जब आप लाइट रहते हो। ठीक है ना, बोझ में डर के मत बोलो, जो बोलना है सीधा बोलो। ठीक है, कोई डर नहीं, गलत ही होगा ना। कौन सा तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार यहाँ बैठा है जानने वाला कि तुम्हारा मजाक उड़ाएगा? यहाँ के बाद कोई तुमको पूछने वाला नहीं है। क्लास खत्म हुई, सब अपने अपने जगह में। ठीक है, और मजाक देखो, जो संघर्ष करता है या जो कुछ जानने का इच्छुक होता है उसी का मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, और कुछ भी मजाक है तो कोई उड़ाएगा नहीं, और हमसे ज्यादा तो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। मैंने कितनी गलतियां की हैं, कितना पूछता था, ये गुरुजी जानते हैं और हमारे पुराने स्टूडेंट यहाँ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं छोटी छोटी चीजों को लेके गुरुजी को परेशान कर देता था। तुम्हारी जगह एक और है, क्या नाम है उसका, तुम्हारा गुरु, क्या संदीप। एरिया, वो भी। हाँ, गुरुजी उनसे कोई वो भी है। परिचय नहीं हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम उसी के चक्कर में आए हो। हाँ, उसी के चलते। नंबर केवल ठीक है, उनसे कोई बात। मिला था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, हम इसको कल समझेंगे। लग्न और चंद्र समझ में आ गया, होरा को मैं कल समझाऊंगा। मुझे इमरजेंसी कॉल जी। ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टाइम मैं अभी नहीं, क्लास कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, वैसे भी टाइम हो गया है आज का। कल हम होरा कुंडली पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, सभी को जी, राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।